नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग आरबीएनबी कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम SYBA इस कक्षा की हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित प्रेम की बिरादरी इस कहानी का अध्ययन करेंगे। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य में प्रमुख व्यंग्यकार के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विसंगतियों तथा साहित्यिक स्थितियों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। व्यंग्य लेखन में परसाई जी का विशिष्ट स्थान है तथा शैली भी है। जिस चुटकुले पर और मधुर तीखेपन के लिए परसाई जी के व्यंग्य विख्यात है, सीधी सरल भाषा में तीखे, सधे और दूर तक मार करने वाले व्यंग्य बाणों के धनी परसाई जी के व्यंग्य साहित्य नित नितन भाव से समृद्ध हुए हैं। परसाई जी के साहित्य का मूल स्वर व्यंग्य है। समाज को जर्जरित करने वाली रूढ़ियां, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में फैले हुए भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, पाखंड, ढोंग आदि का पर्दाफाश करने में उनके व्यंग्य सिद्धहस्त है। सामाजिक विसंगतियां अर्थात व्यक्ति और समाज की कमजोरियों को आधार बनाकर ऐसे चुटकी देते हैं कि देखते ही बनता है। उनके व्यंग्य शब्दों के बने हुए चाबुक हैं। उनकी भाषा सहज, सरल और प्रवाह युक्त है। आज हम हरिशंकर परसाई जी की प्रेम की बिरादरी इस कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी में लेखक ने प्रेम के विभिन्न स्वरूपों पर व्यंग्य किया है। जाति व्यवस्था की कट्टरता का पर्दाफाश प्रस्तुत कहानी के माध्यम से किया है। अर्थात जाति की व्याख्या की जाती है जो कभी नहीं जाती वह जाति, परंतु प्रेम एक स्वच्छंद एवं तरल भावना है। निकटतम सानिध्य और सहवास के कारण यह भावना बलवती होती है और प्रेम के रूप में परिणत होती है। प्रेम के सामने न कोई जाति होती है, न कोई धर्म मायने रखता है। प्रेम एक ऐसी चिंगारी है कि जो फूंक मारने से बुझती नहीं बल्कि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। मतलब उसका जितना विरोध करने का प्रयास किया वह प्रवृत्ति उतने ही प्रबल रूप में उभर कर सामने आती है। लेखक ने व्यंग्यात्मकता के माध्यम से अंतरजातीय विवाह के संबंध में समाज की अनेक गलत फहमियों को दूर करने का स्तुत्य प्रयास प्रस्तुत कहानी के माध्यम से किया है। अतः हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कहानी में कि उनका सब कुछ पवित्र है। मतलब जिन लोगों का सब कुछ पवित्र है कि जिन्होंने अपनी ही जाति में शादी की है और 7 जन्मों तक निभाने का उन्होंने वादा किया है। उन्होंने अपने लड़के तथा लड़की की शादी हमेशा मंडप में की है। अपनी लड़की के लिए उन्होंने दहेज दिया है और लड़के के लिए उन्होंने दहेज लिया है। साथ ही लेखक व्यंग्यात्मकता से कहते हैं उनका सब कुछ पवित्र है, उनकी प्रॉपर्टी है, फुर्सत में रहते हैं, दूसरों की कलंक चर्चा में समय काटते हैं, फिर भी उससे समय बच जाता है तो उनमें मोह के सफ़ेद बाल उखाड़ देते हैं और बर्तन बेचने वाले की राह देखते हैं। लेखक कहते हैं लोग फुर्सत के समय लोक निंदा में अपना समय व्यतीत करते हैं। यह अत्यंत बुरी बात है। पवित्रता के मोह से लोग अपवित्रता की चर्चा करते हैं। अपने पवित्र मोह से लोक निंदा करने वाले लोग चर्चा करते हैं। पिछले दिनों
2 लड़कियों की भागने, 3 स्त्रियों के गर्भपात, 4 की गैर बिरादरी में शादी और 2 पतिव्रताओं के प्रणय प्रसंग वह बता चुके हैं। दूसरों के बुराइयों से लोग आनंद का अनुभव करते हैं तथा अपनी मजेदार चर्चाओं का विषय बना देते हैं। इस पर लेखक ने व्यंग्य किया है। लेखक एक आदमी की बात दोहराते हुए कहते हैं कि उनके लिए भोजन के बाद कलंक चर्चा का चूर्ण फांकना जरूरी होता है। वह लेखक को कहते हैं, अमुक अमुक साहब की लड़की अमुक अमुक लड़के के साथ भाग गई और दोनों ने इलाहाबाद में जाकर शादी कर दी। कैसा जमाना आ गया है। लेखक सोचते हैं यह आदमी बुरे जमाने से दुखी नहीं है, वह आदमी उससे सुख की अनुभूति करता है। लेखक उचित ही कहते हैं, कुछ लोग बहुत चतुर होते हैं, वे सामूहिक पतन से अपने निजी गौरव का मुद्दा निकाल लेते हैं और बुरे अपने को उनमें से बरी कर देते हैं, अपने पतन से बरी हो जाते हैं। जो आदमी बुरे जमाने के आने इसकी बात कर रहा है, लेखक उस आदमी से कहते हैं, इससे परेशान होने की क्या बात है। अपने देश में अच्छी शादियां लड़की भागकर ही हुई है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था और अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का हरण किया था। इसमें कृष्ण की रजामंदी अर्थात इच्छा थी, भाई अगर सहयोग करें, कोऑपरेट करें तो लड़की भागने में आसानी होती है। प्रतिक्रिया स्वरूप वह आदमी संभाल कर बोलता है। वह आदमी लेखक को कहता है, भगवान श्री कृष्ण की बात अलग है। प्रतिक्रिया स्वरूप लेखक व्यंग्यात्मक ढंग से कहते हैं, हाँ लगता है भगवान अगर औरत भगाए तो वह बात भजन में आ जाती है, और साधारण आदमी ऐसा करे तो वह काम अनैतिक कामों में आ जाता है। जिस लड़की की आप चर्चा कर रहे हैं वह लड़की अपनी मर्जी के अनुसार घर से निकल गई है और मर्जी के अनुसार उन्होंने शादी की है, इसमें क्या हो गया। लेखक लड़की और लड़के के मर्जी के अनुसार शादी करने का समर्थन करते हैं, परंतु वह आदमी फिर रीति नीति परंपरा विश्वास की आड़ में लड़का और लड़की को भागकर शादी करना तथा गैर जाति के लड़के के साथ शादी करना उसका विरोध करता है। वो कहता है, आप तो जानते हैं लड़का लड़की अलग जाति के हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप लेखक उसे कहते हैं, मनुष्य जाति के तो है ना। तो वे कहते हैं कि मनुष्य होने में क्या शक है। लेखक उस आदमी को समझाते हैं कि कम से कम मनुष्य जाति में तो शादी हुई, अपने यहाँ तो मनुष्य के बाहर जाकर भी महान पुरुषों ने शादी की है। जैसे भीम ने हिडिंबा से शादी की थी और हिडिंबा यह राक्षसी थे। अतः लेखक मनुष्य जाति के विवाहों का समर्थन करते हैं, जिसकी आड़ में जाति प्रथा हो या किसी धर्म व्यवस्था हो उनका वह विरोध करते हैं। लेखक सोचते हैं कि यह लड़का और लड़की भागकर शादी करने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही है। जिन 24-25 सालों के लड़के और लड़कियों को भारत सरकार बनाने का अधिकार चुनाव के द्वारा प्राप्त होता है, परंतु उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार अपना जीवन साथी बनने का अधिकार यह समाज व्यवस्था के द्वारा मिलता नहीं। लेखक हर दिन भागने की घटनाओं से 2 चिट्ठियों की या 2 तरह की चिट्ठियों का पैटर्न महसूस करते हैं। एक, भागकर शादी करना। वह लड़के और लड़कियां जो भागकर शादी करने में असफल होते हैं, वह दूसरी प्रकार की चिट्ठियां, दोनों प्रकार की चिट्ठियों का बयान लेखक ने किया है। उनमें से चिट्ठी नंबर 1, भागकर शादी, पिता के लिए चिट्ठी, अर्थात जो लड़की अपने प्रियकर के साथ भाग जाती है वह लड़की अपने पिताजी के लिए चिट्ठी लिखती है। क्या चिट्ठी लिखती है? तो
तो वह चिट्ठी लिखती है, पूज्य पिताजी, मैंने यहाँ रमेश से वैदिक रीति के अनुसार शादी कर ली है। हम अच्छे हैं, आप हमारी चिंता मत करिए। आशा है आप और अम्मा मुझे माफ कर देंगे। आपकी बेटी सुनीता। चिट्ठी नंबर 2, असफल शादी, अर्थात जो लड़की अपने प्रियकर के साथ भाग नहीं सके वह लड़की अपने प्रियकर के लिए चिट्ठी लिखती है। क्या चिट्ठी लिखती है? प्रिय रमेश, मैं अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। तुम मुझे माफ कर देना। तुम जरूर शादी कर लेना और सुखी रहना। तुम दुखी रहोगे तो मुझे जीवन में सुख नहीं मिलेगा। हृदय से मैं तुम्हारी हूँ। और लेखक व्यंग्यात्मक ढंग से कहते हैं, 4-5 साल के बाद आओगी तो पप्पू से कहूँगी, बेटा मामा जी को नमस्ते करो। तुम्हारी विनीता। अतः लेखक ने 2 तरह की जो चिट्ठियाँ हैं वह चिट्ठियाँ प्रस्तुत की है। लेखक वास्तविक जीवन के साक्षात्कार करते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से समाज जीवन की प्रवृत्तियों को रेखांकित करते हैं। लड़की ने माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी की तो माता पिता कहते हैं कि वह हमारे लिए मर चुकी है, अब हम उसका मुँह नहीं देखेंगे। फिर कुछ महीनों के बाद लेखक जब उनके घर में जाते हैं तो वही लड़की चाय लेकर उनके सामने उपस्थित होती है और उस संबंध में लेखक उन लोगों को पूछते हैं, यह तो आप लोगों के लिए मर चुकी थी। प्रतिक्रिया स्वरूप वह कहते हैं, आखिर लड़की ही है। लेखक सोचते हैं कि आखिर में यह लड़की है तो फिर शुरू में क्या वह लड़की नहीं थी? लेखक माता और पिता की भावना को अच्छी तरह से समझते हैं तथा उनकी भावनाओं को अच्छी तरह से जानते हैं। विश्वास और परंपरा के टूटने में बड़ा दर्द होता है। शेरपा तेन सिंह गौरी शंकर की चोटी पर होकर आया, तब किसी ने उसे पूछा था, क्या वहाँ भगवान शंकर है? तो प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने कहा कि नहीं है। परंतु एक सज्जन लेखक को कहता है, तेन सिंह को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कारण झूठे विश्वास का भी एक बड़ा बल होता है, उसके टूटने का सुख नहीं दुख होता है। लोग परंपरा से इतने चिपक गए हैं कि वह झूठी बात पर भी विश्वास करते हैं। लेखक जाति प्रथा की शाश्वतता पर विश्वास करने वाले लोगों का पर्दाफाश करते हुए कहते हैं कि एक सज्जन की लड़की दूसरे जाति के लड़के के साथ शादी करना चाहती थी, परंतु माता पिता जाति प्रथा के कट्टर समर्थक थे या उसमें शाश्वतता पर उनका विश्वास था। उस लड़के की अच्छी नौकरी थी कि जिनके साथ वो लड़की शादी करने वाली थी, परंतु माता पिता ने लड़की की शादी अपने ही जाति के लड़के के साथ करा दी, जो बहुत कम कमाता था और अपनी पत्नी को पीटता था। लेखक ने उस सज्जन से कहा, सुना है लड़की बड़ी तकलीफ में है, वो उसे पीटता है। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेखक सोचते हैं कि जवाब देता तो भी क्या देता, तो वह कहते कि जवाब देता, इतना तो संतोष है कि जाति वाले से पीट रही है। लोग जाति व्यवस्था की कट्टरता पर गहरा विश्वास करते हैं कि जिनका पर्दाफाश करने का प्रयास लेखक ने किया है। लेखक राम और सीता के विवाह का आदर्श प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, राम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता महासती है। इससे श्रेष्ठ स्त्री और पुरुष की कल्पना, ऐसे अच्छे विवाह की कल्पना समाज में नहीं है। कंकड़ किंकिनी नुपुर की ध्वनि सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं, जैसे मदन ने दुर्ध्वम भी दे दी है, यानी राम के मन में धनुष्य का बाण टूट गया, विवाह के पूर्व प्रेम हो गया और विवाह भी हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस संबंध में ऐसा हुआ होगा कि कंकड़ किंकिनी और नुपुर की ध्वनि सुनकर उन्होंने पूछा होगा कि यह ध्वनि किसकी है।
लक्ष्मण ने कहा होगा यह जनक की लड़की सीता की है। तब राम ने पूछा होगा क्या जनक अपनी ही बिरादरी के हैं? अतः लक्ष्मण ने कहा होगा जनक अपनी ही बिरादरी के हैं। और उसी समय राम ने कहा होगा तभी मेरा मन डोल गया, दूसरी बिरादरी की होती तब मेरे मन में कोई असर नहीं होता। प्रेम की कोई जाति नहीं होती, प्रेम का कोई धर्म नहीं होता। एक हिंदू प्रेम, एक मुसलमान प्रेम, एक ब्राह्मण प्रेम, एक ठाकुर प्रेम, एक अग्रवाल प्रेम, एक कोई जावद आलम किसी जयंती गुहा से शादी कर लेता है तो सारे देश में हल्ला हो जाता है और दंगा भी करवा सकते हैं। लेखक ने इसी मनोवृत्ति का पर्दाफाश करते हुए तरुण और तरुणी का व्यंग्यात्मक वार्तालाप प्रस्तुत किया है। जैसे तरुण उस तरुणी से पूछता है क्या आप ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण है तो किस प्रकार के ब्राह्मण हैं? तो तरुणी कहती है क्यों, क्या बात है? तो तरुण कहता है कि कुछ नहीं, जरा आपसे प्रेम करने का इरादा है। तो तरुणी कहती है तो मैं खत्री हूं। तो तरुण कहता है तो मेरा आपसे प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। अर्थात किसी की जाति पूछकर, धर्म पूछकर यह प्रेम की भावना बलवती नहीं होती, यह स्वच्छंद एवं तरल भावना है। मूल्य कभी स्थायी और कोई भी परंपरा कभी शाश्वत नहीं होती, वह परिवर्तनशील है। परंतु मूर्खता के सिवाय कोई भी मान्यता शाश्वत नहीं। यह मूर्खता मरकर बार बार जीवित होती है। लड़के या लड़की की भागकर शादी करने का प्रयोजन माता पिता की बाधा मानते हैं। अतः लेखक तरुण का क्रांतिकारी जो परिवर्तन है वह महसूस करते हैं। एक बुजुर्ग शादी ब्याह तथा जाति अंतर्गत विवाह में अनुभव का जिक्र करता है, परंतु लेखक कहते हैं कि अनुभव का महत्व है, पर अनुभव से ज्यादा महत्व है कि किसी ने अनुभव से क्या सीखा। अगर 50 सालों के अनुभव से दबना सीखा हो या दबना चाहिए ये सीखा उन्होंने अनुभव से सीखा हो तो निष्कर्ष में कीमत में शक हो सकता है। अगर किसी ने अनुभव से डरना नहीं चाहिए ये सीखा हो तो लेखक कहते हैं कि आप 50-60 वर्षों की बात करते हैं। केंचुआ ने किन चीजों से अपने लाखों सालों के अनुभव से यह सीखा है कि रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए। लेखक ने समाज की वास्तविक स्थितियों का अवलोकन करते हुए समाज की निरर्थक रूढ़ियों का या उनकी परंपराओं का खंडन किया है, पर्दाफाश किया है तथा समाज में प्रचलित अनेक प्रकार की गलतफहमियों का पर्दाफाश करते हुए उनमें एकता स्थापित करने का स्तुत्य प्रयास हरिशंकर प्रसाद जी ने प्रस्तुत कहानी में किया है। संक्षेप में कहा जा सकता है, प्रस्तुत कहानी में हरिशंकर प्रसाद जी ने समाज में प्रचलित रूढ़ियां और परंपरा का पर्दाफाश करते हुए मानवता धर्म की स्थापना की है। जाति धर्म की संकुचित भावना के परे जाकर प्रेम की उदात्त भावना को साकार करने का स्तुत्य प्रयास हरिशंकर प्रसाद जी ने प्रस्तुत कहानी में किया है। जब तत्वों के अनुसार हम लोग इस कहानी का अनुशीलन करते हैं तो कथा वस्तु के रूप में प्रेम की उदात्त भावना का चित्रण हम लोगों ने देखा। सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार, व्यंग्यात्मक ढंग से जातिगत भेद का चित्रण का पर्दाफाश करने का प्रयास किया। समाज को जर्जरित करने वाली रूढ़ियाँ तथा परंपराओं का पर्दाफाश किया गया है। पात्र तथा चरित्र चित्रण के रूप में स्वयं लेखक तथा एक सामाजिक पात्र जिनका चित्रण हुआ है। कथोपकथन के रूप में ये व्यंग्यात्मक कथन है। लेखक उस आदमी से कहते हैं तो कम से कम मनुष्य जाति में तो शादी हुई, आपने यहाँ मनुष्य के बाहर जाकर भी महान पुरुषों ने शादी की है, जैसे भीम ने हिडिंबा से शादी की है और हिडिंबा ये राक्षसी थी। देश काल वातावरण के रूप में रूढ़ी एवं परंपरा से ग्रस्त समाज का चित्रण किया है। परिवर्तित जीवन मूल्यों का चित्रण किया है। परंपरा से
कोई शाश्वत नहीं होती तथा कर्मकांडों का पर्दाफाश करने का प्रयास किया है। भाषा शैली के रूप में व्यंग्यात्मक भाषा, प्रसंगानुरूप भाषा, संवादात्मक शैली और उद्देश्य के रूप में लेखक ने प्रेम की तरल एवं स्वच्छंद भावना का चित्रण किया है, जो किसी धर्मगत एवं जातिगत भावना से उनके खिलाफ होती है। उनका स्वच्छंद चित्रण करने का प्रयास प्रस्तुत कहानी में हरिशंकर परसाई जी ने प्रेम की बिरादरी इस कहानी में किया है। धन्यवाद।